AR कैरियर पॉइंट के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके क्लास 10th के अर्थात कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए अंतिम समय में लगातार हम लोग अंतिम गेस प्रश्न सभी विषय का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका प्रथम दिन 17 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन की शुरुआत होने जा रहा है। तो 17 फरवरी के दिन आपका प्रथम और द्वितीय पाली में हिंदी विषय का एग्जाम होगा। तो हिंदी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रथम दिन इसी विषय के प्रश्न से आपका सामना होगा। तो आज हम लोग हिंदी से महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जैसे एग्जाम में आप जानते हैं 100 पूछा जाएगा, 50 का जवाब देना है, तो उसी तरह एकदम एग्जाम के लेवल के प्रश्न 100 प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी गेस प्रश्न है, तो एक एक प्रश्न का उत्तर देकर आप स्व अभ्यास अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, किस किस चैप्टर से प्रश्न आ रहा है तो आप नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि पूरे सिलेबस से प्रश्न है तो आपका 100% सिलेबस का रिवीजन होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए क्लासेस हो रहा है कि अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े होंगे फिर भी इतना प्रश्न आप याद कर लेंगे तो तमाम प्रश्न यहां से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो गेस प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 100 प्रश्न हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। आपको एग्जाम में तो 50 ही बनाना है, बट यहां पे प्रयास कीजिएगा 70 प्लस। अब अंतिम समय चल रहा है तो सही करने के लिए अगर आप 70 प्लस सही करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है, आप आसानी से एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर पाएंगे। तो एक एक प्रश्न आने जा रहा है, आपके स्क्रीन पे उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं सही उत्तर बताऊंगा, याद करते चलिएगा। चलिए बताया जा रहा है खंड अ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 प्रश्न का उत्तर आपको OMR शीट पे देना है, बट यहां पे आपका OMR शीट कमेंट बॉक्स है। अब पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा, सही विद्यार्थी पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। देखिए संपूर्ण हिंदी का आपका रिवीजन होगा अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न से। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो कहेंगे सर ऑप्शन सी। नहीं पढ़े हैं तो अब याद कर लीजिए, मदन के लिए मार खाना सर मामूली बात था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। जैसा कि मैंने बता दिया कि पूरे 100% सिलेबस से और एग्जाम में जैसे प्रश्न आएगा उसी लेवल का प्रश्न और जिस जिस टॉपिक से प्रश्न रहेगा इस साल उसी टॉपिक से प्रश्न यहाँ पे तैयार किया गया है ताकि आपको एग्जाम वाला फीलिंग आए। कह रहे अनुमति शब्द का आपको मतलब कि पर्यायवाची, मतलब इसका जो अनुमति का अर्थ है वही उसी शब्द का अर्थ आना चाहिए। तो आप जानते हैं अनुमति का मतलब क्या होता है, किसी को आप अनुमति देना, मतलब उसमें हामी भर रहे हैं, वो जो चीज पूछ रहा है उससे आप राजी हैं उसमें। तो अनुमति का विपरार्थक क्या होगा, सॉरी पर्यायवाची क्या होगा, विपरार्थक तो उल्टा हो गया। तो असहमत होगा नहीं, आप तो अनुमति दे रहे मतलब उस चीज से सहमत है तो ये भी नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते, असहज होगा तो असहज भी नहीं होगा, अनजान होगा तो अनजान भी नहीं होगा। क्या होगा सर, सहमति। अनुमति दे रहे हैं मतलब अपना सहमति जाहिर कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, बुक से हिंदी व्याकरण से सबसे प्रश्न मिलेगा। कह रहा है आपसे कि भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन में चूंकि दोनों पद प्रधान है, भाई बहन का हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा, भाई और बहन, और दोनों पद प्रधान और बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, इसलिए हम लोग कहेंगे सर ये द्वंद्व समास है। कौन समास है, द्वंद्व समास है। जब दोनों पद प्रधान हो तो हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा। दोनों पद प्रधान होगा मतलब दोनों पद प्रमुख है और उसके साथ साथ योजक चिन्ह लगा रहता है। योजक चिन्ह आप समझ रहे हैं, जो देखिए बीच में लगा है भाई बहन के, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। द्विगु कब होता, तो जब पहला पद संख्यावाचक होता, जैसे चौराहा हो गया तो पहला पद क्या होता, संख्यावाचक। कौन सा पद होना चाहिए, पहला पद, मतलब शुरू में पहला पद, जैसे चौराहा हो गया, पंचमुखी हो गया, ये सब। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद, मतलब कि सर बाद वाला पद, मतलब बाद वाला पद प्रधान होना चाहिए। जैसे उदाहरण की बात करें तो राजपुरुष हो गया। बहुब्रीहि में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान हो, बहुब्रीहि मतलब अन्य पद प्रधान होना चाहिए। यानी कि ये जैसे हो गया आपका दशानन जिसमें अन्य पद प्रधान हो। तो इसमें भाई बहन में हमने क्या देखा कि दोनों पद प्रधान था, बीच में योजक चिन्ह था, इसलिए हम कहेंगे सर द्वंद्व समास है। चलिए अब देखिए फिर बुक से प्रश्न मिल गया। कह रहे आपसे कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। अगर बुक पढ़े होंगे तो उत्तर दीजिए, नहीं पढ़े तो याद रखिए सर प्रेमघन जी का है। किनका है, प्रेमघन जी का है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
5 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। मतलब तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भारत के किस भाग की भाषा है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया तो दक्षिण भारत की। आप जानते हैं साउथ का जितना मूवी आता है तो साउथ के मूवी में लोग क्या देखते हैं, तमिल का डब रहेगा, मलयालम का, तेलुगु का, कन्नड़ का। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा नंबर कह रहा है प्रश्न आपसे कि मानव मुक्ति का परोधा किसे कहते हैं। मानव मुक्ति का परोधा किसे कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिखे हैं भीमराव अंबेडकर जी, इन्हीं को कहते हैं। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। देखिए मैथ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो डिटेल में मतलब प्रश्न को समझते हैं। यहां पे भी जहां जहां थ्योरी का यूज है उसका तो मैं वहां पे यहाँ पे मैं समझा ही दे रहा हूं, बट जहां पे हिंदी है तो इसमें ज्यादातर प्रश्न या तो आपको मतलब कि याद होना चाहिए, नहीं याद है तो चीजें आपको रटना पड़ेगा। क्योंकि बुक से मान लीजिए किसी लेखक का पूछ लिया, किसी कवि का पूछ लिया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो इसमें क्या थ्योरी है, आपको ये तो रटना ही पड़ेगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। करे मूल शब्द है। जानते हैं आप उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्द को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज विदेशज। तत्सम में क्या होता है कि संस्कृत से, मतलब जो संस्कृत से उसका रूप भी हम लोग नहीं बदले और संस्कृत से लेकर आ गए हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में आए शब्द तो क्या होंगे, तत्सम कहलाते हैं। अच्छा तद्भव क्या होता है, तो तत्सम का ही रूपांतरित रूप, बिगड़ा हुआ रूप सामान्य भाषा में कहे तो तत्सम का मतलब सुधार इसमें किया गया, हिंदी में किया गया, रूपांतरित रूप क्या होता है, तद्भव। अच्छा देशज क्या होता है, जो देसी भाषा से हिंदी में आया है, देसी भाषा से हिंदी में आया शब्द। विदेशज जो विदेशी भाषा से आया है, जो विदेशी भाषा से हिंदी में लिया गया शब्द है वो विदेशज। अब जैसे कि संस्कृत भाषा से कैसे आया है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कि आपका जैसे करें इसी का उदाहरण तो मयूर, तो मयूर क्या हो जाएगा, चाहे आम्र, तो आम्र क्या हो जाएगा, वो संस्कृत से हिंदी में लिया गया तो तत्सम शब्द होगा। अच्छा उसी आम्र को हम लोग आम बोले तो तद्भव हो जाएगा क्योंकि तत्सम का ही रूपांतरित रूप था। अच्छा देसी भाषा से जैसे हम लोग कहें पगडंडी, लोटा डोरी, तो सब देसी भाषा का शब्द हिंदी में आया है तो ये देशज हो जाएगा। विदेशी जैसे डॉक्टर, अस्पताल, ये सब क्या है, विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द तो विदेशज। अब मोर ही देखिए तो मैं बता रहा था कि इसका तत्सम रूप क्या होता है, मयूर, और इसका मतलब कि रूपांतरित रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है तो ये तद्भव होगा। तो 7 का ऑप्शन बी। चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर बउआ टाइप प्रश्न है। सही विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 8 और उत्तर देंगे, क्या होगा सही उत्तर। करे मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो मंगमा आप जानते हैं मिठाई अपने पोते के लिए लेकर जा रही थी तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं, तो काफी आसान सा प्रश्न है। दही वाली मंगमा सेकंड हिंदी का पहला पाठ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। करे रामधारी सिंह दिनकर कहां के रहने वाले थे, ये आपसे 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है। तो आप जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया गया है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। इनका जन्म बिहार में, तो यहां पे 9 का ऑप्शन डी पहले याद रखेंगे, बिहार के रहने वाले थे। इनका जन्म 1908 ईस्वी में, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार प्रांत के, बिहार में मतलब बिहार प्रांत के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था, सिमरिया गांव में हुआ था। तो ये याद रखेंगे, सिमरिया ग्राम में। चलिए तो इनका जन्म पूछेगा कब हुआ था, 1908 में। कहां हुआ था, तो बिहार प्रांत के मुंगेर जिला के सिमरिया ग्राम में, और इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहे सत्य के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो सत्य के लिए आग्रह इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे है सत्याग्रह, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न सत्य के लिए आग्रह मतलब सत्याग्रह। कह रहा है आपसे, यहां पे देखेंगे ध्यान से प्रश्न, कह रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की। 11 नंबर प्रश्न है। तो लेखक अमरकांत जो है वो उनका मतलब जो बलिया, जहां उनका जन्म स्थान था, उत्तर प्रदेश में बलिया है, तो बलिया ही हाई स्कूल से वो अपना शिक्षा ग्रहण किए थे। तो उनका सही उत्तर इसका प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मतलब बलिया हाई स्कूल से ही ये शिक्षा ग्रहण किए थे अपने हाई स्कूल का। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 12 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे, आशा दीवार
किस कवि की रचना है? आशा दीवार जो है ये किस कवि की रचना है? अगर आप बुक पढ़े होंगे, देखिए हिंदी में क्या है कि जो पतला पतला बुक है, पतला सा गोधली है, उससे भी पतला वर्णिका है, सेकंड हिंदी फर्स्ट हिंदी, उसको बार बार आपको बचे हुए समय में पढ़ जाना है। और उसमें ज्यादातर फोकस कहां पे रखना है कि कवि की जीवनी या मतलब लेखक का जीवनी, उनका कौन कौन से अतिरिक्त रचनाएं हैं, उसके साथ साथ उनका जन्म कहां हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, ये सारी चीजें खूब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी तो प्रश्न में आ रहा है तो इसको रटते चलिएगा। तो आशा दीवार जो है वो गुरु नानक जी की रचना है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। कह रहा है प्रश्न आपसे, हिंदी व्याकरण से है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाता है वी प्लस आयाम। क्या हो जाता है? वी प्लस आयाम। देखिए कहां पे है, तो ऑप्शन ए पे ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू जो है ये आप समझ गए, मंगू जो थी इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि मंगू जन्म से कैसी थी, तो गूंगी और मतलब कि पागल थी। तो मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू था, ये सेकंड हिंदी से प्रश्न है। तो देखिए कहां पे है कम्मू, तो ऑप्शन डी पे दिखाई दे रहा है, तो 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिएगा एक एक प्रश्न। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है आपसे कि रसखान की कृति है, इसमें से कौन सी रसखान की कृति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? सर रसखान की है, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है, तो प्रेम वाटिका। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है पानी उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी उतरना मतलब शर्म न रहना। ठीक है, पानी आपका उतर गया मतलब आप में शर्म ही नहीं बचा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मुहावरा से खूब प्रश्न पूछा जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार गुणाकर मूले जी हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 17 का। ठीक है, तो नागरी लिपि आप जानते हैं किनकी रचना है? गुणाकर मूले का। जैसे आपसे कोई पूछे श्रम विभाजन जाति प्रथा, तो भीमराव अम्बेडकर, तो उसी तरह नागरी लिपि गुणाकर मूले का है। इसमें क्या सोचना है, इसलिए मैं बोला कि अंतिम समय है तो 70 प्लस टारगेट लेकर चलिए ध्यान से। अब अंतिम समय है तो एग्जाम के समय में कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधे प्रश्न उत्तर पे आपको फोकस रहना चाहिए। कह रहे हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन आप जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये तो बहुवचन टाइप प्रश्न था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे 18 का। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न 19 नंबर। कह रहा नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो जिन भी विद्यार्थी का ध्यान क्लास में होगा तो इसका उत्तर वो दे पाएंगे, क्योंकि ऊपर में पूरा जो भी समास का भेद है तो एक एक चीज लिख कर उदाहरण के साथ में आपको समझाता है। तो याद कीजिए मैं क्या बता रहा था आपको कि नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो नवग्रह क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक है और पूरे से एक समूह का बोध हो रहा है, तो कहेंगे सर द्विगु समास है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अव्यय भाव कब होता? तो जब पहला पद क्या हो जाता? अव्यय। चीजें समझते चलिएगा, कोई भी चीज आए गलत नहीं करना है, कोई भी प्रश्न आ जाए एग्जाम में। तो जैसे कि हम लोग कहें कि मान लीजिए पहला पद अव्यय है, तो जैसे कहें प्रतिदिन, तो पहला पद अव्यय हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है? जब विशेष से विशेषण का भाव आए, मतलब कि कोई ना कोई कुछ विशेषता बताए, जैसे कमल नयन। नयन कैसा है? नयन कैसा है? तो आपका कमल के समान है, तो विशेष से विशेषण का भाव आना चाहिए। अच्छा, तत्पुरुष क्या होता है? तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर। कह रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे आप जानते हैं आबिन्यो बसा है, ये आपका पाठ ही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रोन नदी कहां है? फ्रांस में है, तो फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आबिन्यो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 21 नंबर। कर आपसे कि अयज्ञ का जन्म कब हुआ था? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अयज्ञ जी का जन्म जो है वो 7 मार्च 1911 को हुआ था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को ना, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए और उत्तर दीजिए जल्दी से। कह रहे आपसे कि काशी जो है वो किसकी पाठशाला है? काशी जो है वो किसकी पाठशाला है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। कहां पे दिया गया है? ऑप्शन ए पे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर।
कह रहे आपसे कि मीनाक्षी मंदिर कहां है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मीनाक्षी मंदिर का जिक्र है आपके हिंदी के बुक में, तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन बी याद रखेंगे, कहां है, तमिलनाडु में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको आगे की तरफ लेकर चला हूं, ताकि आपको मेरा ये प्रयास होता है कि कम समय में अधिकतम प्रश्न बता दूं, ताकि चीजें आप 2-3 बार, एक बार नहीं मतलब याद नहीं होता है जो प्रश्न, उसको 2 बारी 3 बारी देखकर आप याद कर लें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा बताइए। तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ क्या है, कविता है। लौट कर आऊंगा फिर पाठ क्या है, कविता है, जीवनानंदन दास की, जो बंगला कवि है, बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं, तो ये कविता है सर, न कहानी है, न निबंध है, न साक्षात्कार है। कितना बहुआ टाइप प्रश्न है, वो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के भेद बताइए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक, परिणाम बोधक, गुणवाचक, ये 4 भेद हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इससे भी खूब प्रश्न आता है तो समझ लीजिएगा। विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। कौन कौन है सर, तो एक है अपना संख्यावाचक विशेषण, इसके उदाहरण से भी खूब प्रश्न आएगा, संख्यावाचक विशेषण। अच्छा, दूसरा है आपका परिणामवाचक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण, परिणाम बोधक। अच्छा, तीसरा इसका विशेषण का भेद होता है आपका गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक। अच्छा, चौथा होता है आपका संख्यावाचक हो गया, परिणामवाचक, गुणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब यहां पे संख्या विशेषण का काम क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता बतलाना। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो लड़का जो है आपका संज्ञा है, उसकी विशेषता बतला रहा है, अच्छा तो विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक, जैसे मान लीजिए 4 कलम है, तो कलम कितना है, 4, तो कलम की विशेषता है कि 4 का ग्रुप है कलम का, लेकिन वो संख्या के रूप में विशेषता है, तो संख्यावाचक। हम कहें कि थोड़ा सा दूध दो, तो दूध की विशेषता है कि थोड़ा, कितना दूध है, थोड़ा, तो थोड़ा क्या है, परिणाम बता रहा है, तो परिणाम बोधक गुण। जैसे हम कहें कि वह जो है अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है आपका, गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। सर्वनामिक, जैसे यह मेरी कलम है, तो मेरी कलम, कलम किसकी है, मेरी, तो भी कलम की विशेषता हो गया, बट मेरा, मेरी क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ये 4 विशेषण के भेद से भी प्रश्न आएगा। अब उम्मीद करता हूं आपसे गलत नहीं होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़े, तो 26 नंबर प्रश्न है, करे कुंवर नारायण किस पाठ की रचना किए हैं। तो कुंवर नारायण जो है एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या आप पढ़े होंगे कविता। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, कितना शानदार सा प्रश्न है, एग्जाम के लेवल का। कह रहा है आपसे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के रचनाकार रसखान है, रसखान कवि है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 27 का। सबका ऑप्शन सी आना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कर आपसे कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो आप जानते हैं बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म या कास्ट के लेकर कोई बुक आ जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही मतलब कि आपको टिक करना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। अब देखिए, जो मैं विशेषण का भेद आपको सिखा रहा था उदाहरण सहित, अगर आपका ध्यान वहां पे होगा तो आप क्या कहेंगे कि आसानी हो गया है, प्रश्न आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैं हर एक चीज में जहां आवश्यकता है हिंदी व्याकरण में थ्योरी की, वहां मैं लिख लिख कर समझा भी दे रहा हूं, ताकि इसके इर्द गिर्द भी कोई एग्जाम में प्रश्न आए तो अपना जो टारगेट है 50-50 वो आपको अचीव करना ही है, गलत नहीं करना है। अब देखिए कितना आपके लिए चीजें आसान हो गया। संख्यावाचक विशेषण कौन है, कहेंगे सर अभी आप बता रहे थे 4 है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे मैं आपसे पूछ लूं कि काला कौन सा विशेषण है, आप लोग का काम है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कभी भी क्लास को देखिए, आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे सभी विद्यार्थी, काला कौन सा विशेषण है। तो काला जो है गुणवाचक है, अभी मैं क्लास में ऊपर बता रहा था गुणवाचक है, गुण बता रहा है। अच्छा, मैं कहूं थोड़ा कौन सा विशेषण है, तो परिणाम बोधक, अधिक भी क्या है, परिणाम बोधक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है आपसे कि नानकाना साहब का संबंध है। नानकाना साहब का संबंध किससे है, तो गुरु नानक से है, इनका जन्म स्थान है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आपसे कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। अगर इनकी जीवनी आप पढ़े होंगे तो उसमें से अब वो स्पष्ट रूप से शुरू में ही लिखा है कि रसखान जो थे वो सवैया और छंद में सिद्ध थे, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाना है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखें,
तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ईश्वर पटेलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ये प्रश्न आपके सेकंड हिंदी से, ईश्वर पटेलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है 33 नंबर प्रश्न कि अमरकांत का जन्म डैश डैश में हुआ था। तो अमरकांत का जन्म बलिया में हुआ था, लेकिन ये पूछ रहा है कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। तो रट जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो बउआ टाइप प्रश्न, संज्ञा का भेद से प्रश्न आए, आपको यही प्रश्न सबसे पहले एग्जाम में खोज कर बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आसान है, समझिए। अब संज्ञा से आसान क्या पूछ सकता है? बचपन से जब से आप हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ लिए, आप अक्षर लिखना सीख लिए, तभी से आप ये चीजें रट रहे हैं। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? बचपन है, आप जानते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, करे किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, मतलब बहादुर, किशोर जब बहादुर को मारता था तो बहादुर किस रूप में रिएक्ट करता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं, बुक पढ़ेंगे कहेंगे सर चुपचाप जाकर कोने में खड़ा हो जाता था, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी रट के जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ढहते विश्वास, जो उड़िया भाषा की कहानी है ढहते विश्वास, उसी से प्रश्न है। लक्ष्मी के पति का नाम भी पूछता है, लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करता था। अब चलिए यहां पे बताइए कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो दलेई नदी के बांध के नीचे। तो ऑप्शन डी रट के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान सा प्रश्न है। कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो कथक नृत्य के पर्याय पंडित बिरजू महाराज जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए रट जाना है। आप जानते हैं कथक नृत्य के पर्याय कौन है? बिरजू महाराज जी हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब देखिए, जैसे ही प्रश्न पूछे ना कि नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 3 मतलब भाववाचक संज्ञा है, एक कोई इसमें से नहीं होगा, वहीं आपको पता करना है। तो देखिए, भलाई भाववाचक संज्ञा, भाव का बोध हो रहा है। दूध है, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यही नहीं था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सुंदरता भी है, अच्छा भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में है। तो जीत जीत मैं निरखत हूं पाठ के केंद्र में बिरजू महाराज हैं। यही बिरजू महाराज जिनकी चर्चा हम लोग अभी ऊपर कर रहे थे कि ये कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। और ये आपका जो पाठ है जीत जीत में निरखत हूं, जिसके केंद्र में कथक नृत्य के पर्याय बिरजू महाराज जी को रखा गया है, वो इसकी पाठ की विधा भी पूछता है। तो क्या है? साक्षात्कार है। इन्हीं के शिष्य रसीम वाजपेयी, जो नटरंग पत्रिका की संपादिका है, उन्हीं के द्वारा इनका साक्षात्कार लिया जाता है, जिसमें अपने बारे में पूरा अपने जीवनी के बारे में बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, अयज्ञ ने सूत्रपात किया। अयज्ञ ने किसका सूत्रपात किया था? तो परयोगवाद का। किसका सूत्रपात किया था? परयोगवाद का। जैसे पूछता है कि सुभद्रा कुमारी चौचा आपसे पूछता है, एक और है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो आप कहते हैं सर छायावाद के। इसी तरह अयज्ञ जी थे, तो ये सूत्रपात किए परयोगवाद का, मतलब हिंदी के कविता में नए नए प्रयोग करना शुरू किए थे। अच्छा, इनकी कविता की नाम मैं आपसे पूछूं, आपको बताना है, कभी भी क्लास को देखिए जल्दी से बताइएगा कि अयज्ञ जी की कौन सी कविता आप पढ़े हैं। सही विद्यार्थी बताएंगे। तो देखिए, अयज्ञ जी की आप हिरोशिमा कविता पढ़े हैं। हिरोशिमा पे जो बम वगैरह पटका गया था, उसी के बारे में है। मानव का रचा सूरज मानव को भाप बन के सोख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि का उदाहरण देखेंगे तो रामावतार भी है, राम प्लस अवतार हो जाएगा। परमानंद भी है, परम प्लस आनंद। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र भी है। तो इसीलिए ऑप्शन डी, मतलब कि तीनों है, उपयुक्त सभी है। ये सभी क्या है? स्वर संधि के उदाहरण है। अब कह रहा है 42 नंबर प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज को गांडा बांधा। तो पंडित बिरजू महाराज को गांडा उनके पिताजी ने बांधा था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रसीम वाजपेयी को जो साक्षात्कार दे रहे हैं उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये भी चर्चा हम लोग ऊपर कर रहे थे। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं, तो लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जीवनानंदन दास है। कौन है? जीवनानंदन दास है, जो बंगला कवि है। ऊपर में अभी आया था इनके बारे में, तो मैं बता रहा था, जो बंगला कवि है। और कहां लौट कर आने की बात करते हैं? तो बंगाल में। किस तरह की बंगाल में? तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। तो जापान पर परमाणु बम आप जानते हैं, तो मतलब कि आप हिस्ट्री भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा अमेरिका ने गिराया था। तो ऑप्शन बी हिरोशिमा और नागासाकी पे सही उत्तर है। ये कहां से प्रश्न पूछ ले, हिस्ट्री थोड़ा वो है, वहीं जो हिरोशिमा चैप्टर हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी का जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है रोन नदी है, रोन नदी कहां है? ये आपसे प्रश्न 45 पे पूछा गया है। सही विद्यार्थी उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी कह रहा है फ्रांस में है, तो फ्रांस में ही तो रोन नदी के किनारे नाबिन्यो है। बिल्कुल, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक जो है वो अपने पिताजी से मछली क्यों मांगना चाहते थे? तो मछली पालने के लिए, कुआं में पालने के लिए मांगना चाहते थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कविता नहीं है, मतलब इसमें से किस पाठ की विधा कविता नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से विद्यार्थी देखेंगे और सही उत्तर कमेंट करेंगे। अक्षर ज्ञान में आपसे कहूं, कहेंगे सर बाल मनोविज्ञान पे आधारित अनामिका की क्या है? कविता है। स्वदेशी भी क्या है? कविता है। हमारी नींद भी क्या है? ये भी कविता है। शिक्षा और संस्कृति क्या है? कविता थोड़ा है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पाठ है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 47 का। जो विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। राजदूत में है, अब देखिए ये भी पूरा इसका मैं थ्योरी यहां पे समझा दिया, और ये मैं बताया था कि राजपूत राजदूत, तो राजदूत मतलब राजा का दूत। अब दूत प्रधान है कि राजा, तो दूत की ना बोध, राजा का बोध हो, राजा का दूत मतलब कि अंतिम पद दूत प्रधान है। दूत किसका है? राजा का। तो उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, तो उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान है, तो तत्पुरुष समास होगा। कहां पे है सर? ऑप्शन ए पे। अव्यय भाव कब होता? जब पहला पद अव्यय होता। कर्मधारय कब होता? जब विशेष विशेषण और द्वंद्व, तो ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जब दोनों पद प्रधान होता। चलिए गिरधर लाल हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो गिरधर लाल कौन है सर? तो गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता थे। कौन थे? मदन के पिता थे गिरधर लाल, जो सेन साहब के यहाँ क्या थे? कर्मचारी थे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। मैक्स मूलर के अनुसार, यहां पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश है। मतलब मैक्स मूलर के अनुसार सबसे अधिक संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण देश कौन है? भारत है। मैक्स मूलर कौन पाठ लिखे हैं? भारत से हम क्या सीखे? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में आपको 85 प्रश्न बनाना है 100 में से, लेकिन अब अंतिम समय है तो हम लोग पूरा मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, ताकि चीजें आप याद रखें, तो एग्जाम में जाए तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप उत्तर देते रहिएगा। मैं टारगेट आपको दिया हूं, किसी भी हाल में आपको कोशिश करना है कि 70+ आपका सही हो। कह रहे कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। फिर देखिए प्रश्न पूछा है नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 3 इसमें व्यंजन संधि है, एक कोई नहीं है, वही आपको पता करना है। तो देखते हैं ध्यान से। तो कह रहे पुनर्जन्म, तो मतलब इसमें क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, तो पुनः प्लस जन्म, तो विसर्ग आ गया, तो कौन संधि हो गया? विसर्ग संधि, तो ऊपर ही मिल गया, आगे पढ़ने की क्या हो सकता है। ऐसे देखे तो वागीश भी है, जगन्नाथ भी करेंगे तो जगतनाथ भी है, तो दोनों है व्यंजन संधि का, यही नहीं था विसर्ग संधि का उदाहरण था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें मछली कहानी के लेखक हैं। तो मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है सर? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। कह रहा है आपसे कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद होता है धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा। देखिए कहां पे दिया है? ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखिएगा, धर्म प्लस आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि निबंध है, मतलब यहां पे जो आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, इसमें से किस पाठ की विधा, जो है मैं शुरू में ही बता दिया कि पाठ की विधा, कवि का और या लेखक का परिचय,
फिर उसके बाद से उनकी अतिरिक्त रचना, ये सबसे खूब प्रश्न आएगा। कह रहा है कि इसमें से निबंध किस पाठ की विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है? निबंध है। ठीक है, ये सब तो कहानी है, भारत माता तो कविता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे शुद्ध शब्द है, इसमें से कौन जो है शुद्ध शब्द है? ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए तो रोशन भी सही है। अच्छा, और देखिए आकांक्षा तो गलत है, देख लीजिए। उत्कर्ष भी गलत है, कर्तव्य भी सही है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों ऑप्शन सही होगा। हालांकि एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं देगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है तो वहां पे कर्तव्य में ऐसे लगा दिया था, देखिए इस तरह, तो ये गलत हो जाता है जब इस तरह लगा देगा। तो अभी तो सही है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब अभी देखेंगे तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जब एग्जाम में चीजें पूछेगा तो यहां पे इस तरह कर देता है, तो ये गलत हो जाता है। ये भी गलत, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, तो एक ही सही होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा वहां पे ध्यान से ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे मैक्स मूलर डैश डैश का विद्वान था। मैक्स मूलर जो है वो किस देश का विद्वान था? तो जर्मनी का विद्वान था, जिसने लिखा है भारत से हमने क्या सीखा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे प्रश्न कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार जिनकी लिखा हुआ पाठ हम लोग आपके सेकंड हिंदी वर्णिका में पढ़ते हैं, वो है आपके सांवर दैया। तो ऑप्शन ए 57 का सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, 58 नंबर प्रश्न देखिए। प्रत्यय से प्रश्न है। करे बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए प्रत्यय क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है, और मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदलता है, तो उपसर्ग होता है। तो बुढ़ापा में क्या है? पा प्रत्यय है। तो ऑप्शन डी के साथ जो विद्यार्थी जा रहे हैं उनका उत्तर सही है। आंसर देते चलिए, रटते चलिएगा। यहां से देखिएगा कितना प्रश्न जिस दिन आपका एग्जाम शुरू होगा उस दिन हिंदी के पेपर में देखने को मिलेगा। सीता के कितने बेटे थे? तो सीता के 3 बेटे थे। धरती कब तक घूमेगी पाठ की नायिका है सीता, तो उनके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तो धरती कब तक घूमेगी कहां है? सेकंड हिंदी में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन आपको लग रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार बिल्कुल सही लिखा गया है? तो यह मेरी पुस्तक है, यहां पे क्या होना चाहिए? है। बिल्कुल सही, यही सही है। रोटी ताजी है, गलत है। दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो, सब गलत है। यह मेरी पुस्तक है, यह सही है, बिल्कुल ऐसा ही हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। क्या है? बाढ़ की समस्या। कहां की? तो उड़ीसा की, उड़िया भाषा की कहानी है। वही ढाते विश्वास जिसमें अभी ऊपर प्रश्न आया था कि लक्ष्मी का घर था दलेई बांध के नीचे, जो बांध टूट जाता है, पूरा भयानक बाढ़ आता है, लोग जान बचाने के लिए टीला पे जाते हैं स्कूलों, ये सब पूरा कहानी है। अच्छा, इसको पढ़ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपसे अभाव में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसी तरह मूल शब्द में जुड़कर उपसर्ग उसके पहले जुड़ेगा, उसके अर्थ को बदल देगा। तो मूल शब्द अभाव में हम लोग देखें तो भाव हमारा क्या है? मूल शब्द है। उसमें भाव में अ जुट गया, पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया, अभाव। तो कौन सा उपसर्ग था? अ था। तो कहां पे है? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो कितना रुपया? 50 रुपया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सीता कि जो 3 बेटा थे, धरती कब तक घूमेगी पाठ में सेकंड हिंदी में आप पढ़े होंगे, तो तीनों बेटे ने पहले तो बारी बारी से खाना खिलाने का निर्णय लिया सीता को। फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों बारी बारी से, अच्छा उन लोगों को नहीं लगा कि उनकी माँ बारी बारी से जाकर खाना खा रहे, तो उन्होंने कहा कुछ पैसा ही दे देंगे जिससे उनका जीवन यापन चलेगा। तो 50-50 रुपया तय किए थे। जिसके बाद सीता आप जानते हैं घर छोड़कर चली जाती है। धरती कब तक घूमेगी कहानी से है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए कह रहा है आपसे कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? ये भी प्रश्न काफी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको रट जाइएगा। तो 8वीं सदी से उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। करे बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगता है? जब उनके रिश्तेदार आते हैं
तो बहादुर पर रुपये चोरी का इल्जाम लगाते हैं, आपके 65 नंबर प्रश्न है। और उसके बाद इसी घटना के बाद लेखक बहादुर को पीटते हैं, तो लेखक का घर छोड़कर बहादुर चला जाता है। तो कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपये। कितना रुपये? 11 रुपये। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। करे भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत माता कविता में भारत का यथा तथ्य, मतलब उस समय जो स्वरूप था, भारत माता जैसे गुलाम थी, उसी प्रकार के स्वरूप को, यथा तथ्य स्वरूप को उठाकर प्रस्तुत कर दिया गया। तो देखिए कहां पे है, तो यहां पे तथा है, तो यहां पे यथा तथ्य होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है, यथा तथ्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आप जानते हैं, जिन्हें संविधान के पिता के रूप में जानते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब की है। तो ऑप्शन ए 67 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, सीता रुमासी क्यों हो गई? सीता जो है रुमासी क्यों हो जाती है? तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुमासी हो जाती है। तो ऑप्शन सी, समझिए अगर बुक आप पढ़े होंगे तो आपके लिए चीजें कितना आसान है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न की ओर देखें, तो कह रहा है आपसे प्रश्न कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सभी प्रश्न याद करने वाला है, याद करते चलिएगा और महत्वपूर्ण है इस समय के लिए। हिरोशिमा कहां है? हिरोशिमा कहां है सर? जापान में है। कहां है हिरोशिमा? जापान में है। ऑप्शन डी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां पे प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा परमाणु बम पटका गया था। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है, जिसके लेखक कौन है? कुलाकर मूले हैं, बिल्कुल सही। तो वो जो है भारतीय लिपियों की कहानी नामक पुस्तक संग्रह से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मराठी हो, हिंदी हो, आपका भोजपुरी हो, नेपाली हो, सब किस लिपि में, जैसे यही किस लिपि में लिखा गया है? तो आपके देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहे हैं आपसे, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो आप जानते हैं मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है रेनर मारिया रिल्के जी की, तो उसमें वो बताते हैं कि भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो ऑप्शन सी, मतलब भक्त से ही ईश्वर की भी पहचान है। अगला प्रश्न देखिए, कितना शानदार और कितना महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहे राफाल, लियांडो दा विंसी और एंजेलो किसकी देन है? तो इटली की देन है। तो कहां पे है? ऑप्शन सी पे है। तो ऑप्शन सी रट जाएंगे। देख लीजिए प्रश्न, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, इटली की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 75 नंबर प्रश्न। कर अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो पंक्ति से क्या उतर जाता है सर? ख उतर जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का। और ये जो अक्षर ज्ञान कविता है, इसकी कवित्री है अनामिका, और ये बाल मनोविज्ञान पे आधारित कविता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर आपसे कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, 76 नंबर प्रश्न है। तो अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में 19 दिन तक रहे थे ना। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने। किसको कहा था? तो दीदी का जो प्रेमी था नरेन, उसी से पिताजी गुस्सा थे और अपने नौकर से कह रहे हैं कि अगर घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। तो किसने कहा था? पिताजी ने। किसको कहा था? तो नरेन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 में हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे गांधी जी की दृष्टि से उदात्त एवं बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी जो है अहिंसक प्रतिरोध को उदात्त मतलब बढ़िया, सर्वोत्तम शिक्षा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं?
तो गुरु नानक जो थे वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। किस भक्ति धारा के? निर्गुण। निर्गुण में देखिए क्या होता है कि एक सगुण एक निर्गुण की मतलब भगवान का कोई भी रूप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो निर्गुण हो गया। सगुण मतलब गुण के साथ है, जैसे निराकार साकार होता है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? ठीक है, गुरु नानक की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1539 में ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। रसखान दिल्ली के बाद कहां चले गए थे? तो रसखान जो है वो दिल्ली के बाद आप जानते हैं व्रज भूमि पर आ गए थे, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जल्दी जल्दी प्रश्न उत्तर को रटते चलिएगा, एग्जाम तक याद रखिएगा, क्योंकि यहां से आप जानते हैं आपका रूटीन आ चुका है। आपका बस ये डिसाइड नहीं है कि आपका प्रथम पाली में परीक्षा होगा कि द्वितीय पाली में, किसी भी पाली में आप जानते हैं 17 के दिन आपका हिंदी का ही पेपर होगा। ये डिसाइड होगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जा रहा है, तब एडमिट कार्ड आ जाएगा 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में, तब डिसाइड हो जाएगा कि आपका किस पाली में एग्जाम है। तो ये चीजें प्रथम दिन ही आपके हिंदी से ही सामना होगा, तो ये सभी प्रश्न वहां पे आपको काफी मतलब कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यहां से सीधे सीधे प्रश्न पेपर में मिलेगा। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति सगुण थी। वही निर्गुण सगुण की जो हम लोग बात करते हैं, सगुण का मतलब कि वही जो मतलब कि गुण में मतलब ईश्वर के रूप में समझिए साकार भक्ति थी। वो रसखान किसके भक्त कवि थे? तो कृष्ण के, तो सगुण था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो कभी कहते हैं कि भारतीयता अब कछु न भारत में दर्शात, मतलब भारतीयता जो है वो भारत में नहीं दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़े। करे कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास में बहती रहे? तो इतना उदार दिल वाले आदमी तो महात्मा गांधी ही हो सकते हैं, जो सभी संस्कृति को तालमेल बैठा कर चले, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 86 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो स्वदेशी में दोहा छंद में लिखा गया है सारा कविता, तो ऑप्शन बी रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? 87 नंबर प्रश्न। तो ये चाचा जी थे। शंभू महाराज कौन थे? बिरजू महाराज के चाचा जी थे, तो ऑप्शन सी आपको रट जाना है। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है आपसे कि भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया था? तो भारत सरकार दिनकर जी को पद्म भूषण दिया था, तो वो ऑप्शन डी पे है, तो ऑप्शन डी 88 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे कौन कृति अयज्ञ जी की है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। 89 नंबर प्रश्न। तो अरे यायावर रहेगा याद जो है ये अयज्ञ जी की रचना है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, अरे यायावर रहेगा याद, ये किनकी रचना है? हीरानंद उपाध्याय अयज्ञ जी की, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 90 नंबर प्रश्न देखे तो पूछा है आपसे एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के कवि कुंवर नारायण जी हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन्हें प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार दुष्चक्र में सृष्टा के लिए, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 91 नंबर प्रश्न का। सबका सही से उत्तर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। करे गायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा? तो गायक शब्द का स्त्रीलिंग गायिका होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, गायिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करे रंगीला में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो मैंने बताया जैसा कि 93 नंबर आपका प्रश्न कि रंगीला कि मूल शब्द के अंत में लग के अर्थ को बता, तो मूल शब्द क्या था? रंग। रंग में क्या जुटा? रंगीला बन गया। कहेगा सर ईला, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही उत्तर है। और इस तरह की मात्रा है तो बड़ी ई होगा, अगर इस तरह रहता तो छोटी ई होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। करे हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है? तो हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आप पछता रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, कोई अवसर निकल गया, आप बैठ के आप पछता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 95 नंबर। कल आपसे कि सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल, उसे ही बोलते हैं। सूर्योदय से जो पूर्व का समय है उसे
उषा काल बोलते हैं। और जो आपका शाम और रात के बीच का समय होता है उसे क्या बोलते हैं, गोधूली। यही तो आपके बुक का नाम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि वह, यहां पे देखिए कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो पहुंच गया, देखिए तो वह घर पहुंच गया तो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य का विशेषण आलसी, विशेषण जो विशेषता बताए, तो आलस्य विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है। वहीं पे आलसी व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की विशेषता हो गया, ठीक है, तो आलसी हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है, कह रहे गृहस्थ का विपरार्थक शब्द मतलब उल्टा शब्द बताइए। तो गृहस्थ का विपरार्थक क्या हो जाएगा, सन्यासी, जो सब कुछ छोड़ दिया है, घर गृहस्थी। तो ऑप्शन डी देख लीजिए सही उत्तर था। कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूं तो यहां पे प्रश्न है, कह रहे वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो पर कौन सा कारण है? अधिकरण, अधिकरण का साइन होता है में पर। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, अधिकरण याद रखिएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुवचन टाइप प्रश्न है सर, राजा का पुत्र। तो आपका अंतिम पद प्रधान है, उत्तर पद बाद वाला पद तो तत्पुरुष। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में सही विद्यार्थी बताएंगे कि 100 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। आगे आप किस विषय की क्लास चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सभी क्लासेस जैसे पहले चलता है वैसे ही जारी है, डे बाय डे। शाम में 6 बजे क्लासेज होता है, सुबह में 6 बजे। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों में जो भी गलत हुआ है इसका बेनिफिट तभी होगा जब ये सभी प्रश्न आप याद करके जाएंगे, तभी ना एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो उत्तर लिख पाएंगे। तो सभी प्रश्न जरूर रट लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।